नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सोमवार को दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। बैठक में गृह मंत्रालय के साथ ही आईबी के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जांच के सारे अपडेट केंद्रीय गृह मंत्री को दे दिए हैं। उधर लाल किले पर हुए धमाके की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था, जो ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद था। जांच टीमों को कार में उमर के दांत, हड्डियां, खून से लगे कपड़ों के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जिसके बाद उमर का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच कराया गया, मिलाया गया। अब जांच में यह सामने आया है कि उमर का डीएनए मैच हो गया है उसकी मां से। जांच में यह भी सामने आया है कि कार में धमाका करने से पहले उमर दिल्ली में कार सहित 5 बार दिखाई दिया है। हालांकि उस वक्त किसी जांच एजेंसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। कभी मस्जिद गया तो कभी कनॉट प्लेस घूमा। ब्लास्ट से पहले लाल किले के पास पार्किंग में वो 3 घंटे एक ही गाड़ी में बैठता रहा और कुछ सोचता रहा। आतंकी डॉक्टर उमर के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार की भी जांच में खुलासा हुआ है कि इसमें विस्फोटकों की ढुलाई की गई थी। कार की फॉरेंसिक जांच में इसके सुराग भी मिले। ये कार 2 दिन से फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी थी। दिल्ली से पहुंचे एनआईए और एनएसजी की टीम बुधवार शाम से ही इसकी जांच कर रही। पुलिस ने यहां कार खड़ी करने वाले फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया। फ़हीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर है और आतंकी डॉक्टर उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है। फ़हीम की बहन यहां रहती है, इसलिए वो मंगलवार रात में कार यहां खड़ी करके चला गया था। कार के बरामदगी के बाद आसपास के घर खाली कराकर 200 मीटर का एरिया फिलहाल सील कर दिया गया। जांच में यह सामने आया है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा थी और यूजीसी ने इसे मान्यता दे रखी थी। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की यह रिपोर्ट देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से। गौर से देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जे.एन.के पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल फलाह की बिल्डिंग
वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था, और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब एनआईए की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो यही अलफला आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है, और लगातार यहाँ एनआईए के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ का नाम कथित तौर पर फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल मामले में 9 नवंबर को गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के फोन रिकॉर्ड की जांच के दौरान सामने आया। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों कई महीनों से नियमित संपर्क में थे। जांच एजेंसियों ने बुधवार रात डॉक्टर आरिफ को कानपुर के अशोक नगर इलाके में उनके किराए के फ्लैट से हिरासत में लिया। अब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के व्यापक आतंकी नेटवर्क में संचालित भूमिका का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टेलीफोन रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। उनके मकान मालिक से भी पूछताछ की गई और उनके किराए के समझौते और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। कानपुर से एक रिपोर्ट और है आपके लिए, गौर से देखिए। हम मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ के मकान मालिक के साथ, जिन डॉक्टर आरिफ वही है जिनको कार्डियोलॉजी से डीएम की डिग्री ले रहे थे और उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। परवेज के इनपुट पर एटीएस उनको उठा के ले गई है, और वहीं पर हम मौजूद हैं। ये उनके मकान मालिक हैं जहां डॉक्टर आरिफ जो है रहा करते थे। वैसे क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। अच्छा, डॉक्टर आरिफ ने आपसे कैसे संपर्क किया था और किस तरीके से आपका मकान रेंट पे? ब्रोकर के थ्रू आए थे, पहले अभिषेक जी आए थे, ब्रोकर को अभिषेक जी को लाया था। तो अभिषेक जी ने कहा ये हमारे पार्टनर हैं और हमारे साथ रहेंगे, तो मैंने उनकी आईडी वगैरह चेक की, सब ओके था, आईडी वगैरह ली, सब ओके था, और अपना रहते थे। कभी किसी से बात नहीं करते थे, कभी किसी से मुलाकात नहीं करते थे, कभी किसी से दुआ सलाम नहीं करते थे। क्योंकि डॉक्टर है पेशे से, कभी रात में ड्यूटी कभी दिन में ड्यूटी, तो मैंने उनको मेन गेट की भी चाबी दे रखी थी। डॉक्टर पेशे में है। अच्छा, उनसे कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग मिलने आए हो या पार्सल? कोई नहीं आता, उनका कोई पार्सल नहीं आया। अभिषेक जी का पार्सल आया। कल कितने लोग आए थे? 4। अच्छा, क्या हुआ? 7:30 बजे आए, सीधे ऊपर चले गए सेकंड फ्लोर में। तो मेरा बेटा मौजूद था, मैं तो अपने काम पे था। तो बेटे ने पूछा भाई साहब आप कैसे? तो कहें वो उनके चाबी लाया हूँ उनके फ्लैट। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पहले आप बात कराइए। तो उन्होंने मोबाइल पे बात कराई, उन्होंने कहा हमारे फ्लैट में आए। वो जब आए थे उन्होंने कहा हमें उनका सामान लेने आए। तो हमने, मेरे बेटे ने कहा मैं ऐसे तो सामान ले जाने नहीं दूंगा, और आप जो है उनसे बात कराइए। तो उन्होंने कहा देख लेने दीजिए। तो वो अंदर गए, उन्होंने कुंडी लगा के बंद करके उनका लैपटॉप या जो भी चेक किया। थोड़ी देर बाद वो ताला लगा के डॉक्टर आरिफ के मकान मालिक कन्हैया उन्हीं ने बताया कि डॉक्टर आरिफ यहाँ डॉक्टर अभिषेक हैं जो कोई कार्डियोलॉजी में काम करते हैं और यहाँ पर रहा करते थे। दिखाना चाहूंगी, ये वो मकान है जहाँ से एटीएस ने जो है वो डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया है, और यही वो मकान है जहाँ पर वो सेकंड फ्लोर में जो है रहा करते थे। हालांकि उन्हीं ने बताया कि वो जो है किसी भी तरीके से, चूंकि डॉक्टर थे, किसी से मिलते नहीं थे, कोई आता जाता नहीं था, किसी भी तरीके का कोई पार्सल या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मैंने पूछा कि कोरियर वगैरह से कुछ आता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके की कोई भी चीज है। चूंकि डॉक्टर थे तो वो अपना ड्यूटी करते थे और ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल कहना ये चाहिए कि जो जिस तरीके के इनपुट्स अब मिल रहे हैं और जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे वाकई में पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है वो यूपी और शहर जो है वो इन लोगों के टारगेट पे है, और किस तरीके से डॉक्टर मॉड्यूल जो है वो टेरर मॉड्यूल पर अब काम कर रहा है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए जेबा।
उधर डॉक्टर आरिफ जिस सरकारी अस्पताल में काम करता था, उस अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख ने यह बताया है कि उन्हें केवल इतना पता चला है कि डॉक्टर आरिफ ड्यूटी खत्म करने के बाद घर गया था। उसके बाद एटीएस ने उसको पूछताछ के लिए बुला लिया। एक बार सुनिए कानपुर अस्पताल की तरफ से क्या बयान आया। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डीएम कार्डियोलॉजी के, मोहम्मद आरिफ मीर। ये अभी 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी थी, उसके बाद में ये ड्यूटी करके यहाँ से गए। तो उसके बाद में हमें शाम को पता चला कि इनको पूछताछ के लिए कोई टीम लिवा के ले गई। 3 महीने पहले काउंसलिंग जो है उसी के थ्रू आते हैं हमारे स्टूडेंट, तो उसमें 3 महीने पहले लगभग उनकी पोस्टिंग हमारे कश्मीर के कैंपस के बाहर से लिया। यहाँ ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे, वहीं से इनकी। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको तमाम चीजें बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जांच में यह सामने आया कि आतंकियों की 200 बम या फिर आईईडी बनाने की प्लानिंग थी और 26/11 जैसा हमला करने की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद को निशाना बनाने की योजना थी। आतंकियों ने दिल्ली के लाल किले, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों को चुना था। इनके अलावा देश भर में रेलवे स्टेशन, बड़े मॉल्स भी इनके टारगेट में थे। बताया यह जा रहा है कि देश को दहलाने की साजिश जनवरी से चल रही थी। आतंकी मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो आतंकवादियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग के कुछ डॉक्टर्स को भी चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सके। इस आतंकी मॉड्यूल को समझने के लिए अलग अलग राज्यों से हमारे कुछ सहयोगी हैं। हमने, क्योंकि एजेंसी जहां जहां जा रही हैं, जिन कनेक्शन को तलाश रही हैं, जिन कनेक्शन को कनेक्ट कर रही हैं, हमने हमारे तमाम जो रिपोर्टर हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे मिला के एक बार आपको समझाने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिए। आंध्र प्रदेश पुलिस कुछ दिन पहले नूर मोहम्मद को धर्मवरम, आंध्र प्रदेश के सत्याग्रह डिस्ट्रिक्ट के धर्मवरम से एक नूर मोहम्मद व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। इसके ऊपर आरोप है कि ये जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद के व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है उसमें जुड़ा हुआ है। उनके साथ कुछ काम करने के आरोप में नूर मोहम्मद को अरेस्ट किया गया है। नूर मोहम्मद के टिप्स के ऊपर आंध्र प्रदेश पुलिस महाराष्ट्र जाकर वहां पर तौसीफ आलम को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सज्जाद हुसैन, इन दोनों को आंध्र प्रदेश पुलिस अरेस्ट किया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और पुलिस आज के दिन ये भी पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में रिसेंट ब्लास्ट हुआ है उसमें इन लोगों का कुछ लिंक है क्या। इस तरह से भी पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 15 सितंबर को सहारनपुर से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम बिलाल खान था। बिलाल खान के मोबाइल नंबर की जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि लगभग 400 नंबर पाकिस्तानी अलकायदा से कनेक्ट थे। इस गिरोह के साथ कनेक्शन होने के साथ साथ ये पता चल रहा था कि एक बड़ी साजिश में बिलाल खान शामिल था। इस शामिल होने के साथ साथ बिलाल को पाकिस्तान से निर्देश लगातार दिया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि को करना है और किस तरीके से इस पूरे गिरोह को एक्टिव रखना है। अलकायदा के पूरे गिरोह को, एक्टिव नेटवर्क को संचालन करने के लिए बिलाल खान को पूरी तरीके से निर्देश आता था और इस पूरे नंबर से वो कांटेक्ट में लगातार रहता था। एक एक निर्देश को वो मानता था और पूरी तरीके से इस गिरोह को उत्तर प्रदेश में एक्टिव रखता था। सहारनपुर में जब इसकी गिरफ्तारी 15 सितंबर को हुई तो पूरी तरीके से एटीएस ने जांच पड़ताल की और इस जांच पड़ताल में बिलाल खान के पास से पाकिस्तानी कनेक्शन सबसे ज्यादा निकलने की बात सामने आई। 9 नवंबर
रात को तकरीबन 10:30-11 बजे का समय होगा और अहमदाबाद मेहसाणा का जो हाईवे है वहां पर जो टोल नाका पड़ता है अडालज टोल नाका, इसी टोल नाके पर तकरीबन रात के 10:30-11 बजे के आसपास गुजरात एटीएस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर जो है वो बनी हुई थी और यहाँ पर से जो है सिल्वर कलर की फोर्ड फिगो कलर की जो कार थी उसमें से आतंकी डॉक्टर अहमद जो सैयद है उसको यहाँ से जो है गुजरात एटीएस ने जो है उसको हिरासत में लिया और उस समय उसकी गाड़ी के अंदर से जो उसकी गाड़ी थी उस गाड़ी के अंदर से जब गुजरात एटीएस ने जब छापेमारी की तो उसके बाद यहाँ से उसकी गाड़ी में से तकरीबन 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बैरेस्टा पिस्तौल जो है वो मिल पाई थी और साथ ही साथ 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल जो है वो गुजरात एटीएस ने बरामद किया था। जब गुजरात एटीएस ने जब पूछताछ की तब ये ख्याल पड़ा कि जो ये कैस्टर ऑयल जो यहाँ पर जो बरामद किया गया था, कैस्टर ऑयल का उपयोग ये लोग राइजिन पाउडर, राइजिन नाम का केमिकल बनाने के लिए उसका उपयोग जो है वो करने वाले थे और ये राइजिन जो केमिकल है वो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो माना जाता है और उसी की वजह से ये लोग कहीं न कहीं खाद्य सामग्री में ये चीजें मिलाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश जो है वो बना रहे थे। अब ये अलग अलग शहरों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। उधर दिल्ली धमाकों को लेकर पुलिस ने अनंतनाग के 13 जगहों पर छापेमारी की। 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को और हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। लाल किला धमाके के तार श्रीनगर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ने के बाद अब इसका एक कनेक्शन मध्य प्रदेश के महू से भी जुड़ गया है। दिल्ली ब्लास्ट का जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर उमर नबी, जिसने अपने आप को खुद को उड़ा लिया ऐसा कहा जा रहा है, फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि मूल रूप से इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर के महू का रहने वाला है। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी ने i20 कार में विस्फोट के साथ खुद को उड़ा लिया। शुरुआती दौर में पता नहीं चला कि ये कौन है, यही था क्या, लेकिन जो गाड़ी में एक पैर मिला है, कुछ शरीर के चिथड़े मिले हैं, उन चिथड़ों के मद्देनज़र उनकी मां का जो डीएनए है उससे मैच कराया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वही नबी है, उमर नबी है। अब यही उमर नबी जो पढ़ाने वाला डॉक्टर है, एक और डॉक्टर है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील को विस्फोट जमा करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मुजम्मिल ही बताया जा रहा है, जिसका घर अल फलाह यूनिवर्सिटी से ठीक 3 किलोमीटर दूर था। घर एक तरह से खंडर की तरह था और वो पूरी तरह से टूटा फूटा था, लेकिन घर के अंदर देश को दहलाने का पूरा सामान मौजूद था। 2900 किलो विस्फोटक इसमें रखा हुआ था। ये जो किराए का मकान है, इस किराए के मकान में एक वॉच टावर भी बनाया गया छत पर, जिससे पूरे गांव के ऊपर नजर रखी जाए, पूरे गांव में क्या हरकत चल रही है, कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं दिखाई दे रही है। उस वॉच टावर से आपको सब कुछ पता चल रहा था। ये गांव लाल किले से करीब 52 किलोमीटर दूर पड़ता है और अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर के आसपास है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लड़कों की, वहाँ पर जो हमारे संवाददाता गए, उन्होंने कई लोगों से पूछा तो पता चला, उनसे बातचीत की उन लड़कों से, तो उन्होंने कहा कि किसी को शक ही ना हो इसलिए मुजम्मिल ने ये खंडरनुमा घर बनवाया था। मुजम्मिल ने 2900 किलो का जो विस्फोटक बताया जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसे भूसे के ढेर में, जो भूसा था उस भूसे के ढेर में छुपा कर रखा हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने वाला अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि इंदौर के महू का था, जो मैंने आपको बताया, उसी ने स्थापित किया था। वही ट्रस्ट का अध्यक्ष है और यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति भी वही।
फरीदाबाद में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई थी और जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर मुजम्मिल, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिद पहले फरीदाबाद के इसी ट्रस्ट के अल फलाह अस्पताल से जुड़े हुए थे। जांच के दौरान पता चला कि जवाद अहमद ने सबसे पहले अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से कारोबार शुरू किया। कहां पे शुरू किया? इंदौर के महू में शुरू किया और लोगों को करीब 30 से 40% मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, जिसको चिट फंड कंपनी कहते हैं। 2001 में आर्थिक गड़बड़ी, चिट फंड कंपनी की शिकायत हुई। जिन लोगों से पैसा दिया उनको पैसा वापस नहीं किया। 30 से 40% कौन देता है? कोई नहीं देता है। पैसा खा लिया गया। लोगों ने शिकायत की तो वो परिवार के साथ दिल्ली भाग गया, गिरफ्तार भी हुआ। पुलिस ने पकड़ा भी, उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसका पूरा परिवार दिल्ली भाग गया और दिल्ली में फरीदाबाद के कॉलेज में आकर एक नींव रखी। जो भी पैसा उसने जुटाया, पैसा इधर दांव वाव करके जुटाया, वो अपने परिवार को दिया और वहीं पर एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी, कॉलेज की नींव रखी और इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखने के बाद उस कॉलेज को उसने विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जवाद और उसके परिवार के पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू हो गई। अब तक देखिए कितने साल तक, मुझे लगता है कि शायद 2 दशक के आसपास का समय हो गया होगा, 2-2.5 दशक के आसपास का समय हो चुका। उस पुलिस सो रही थी, सारी एजेंसियां सो रही थी। एक आदमी इंदौर के महू में घपला करता है, चिटफंड कंपनी चलाता है, वहां से पैसा लेकर भागता है, भागकर वो फरीदाबाद पहुंच जाता। उसी घपले, घोटाले और लोगों की जमा हुई पूंजी को चुराकर वो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देता है। उस इंजीनियरिंग कॉलेज को वो यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देता है। वो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से, यूजीसी से तमाम एफिलिएशन भी ले लेता है। यूजीसी ने उसका, वैसे अगर आप एक छोटी सी चीज़ के लिए आधार कार्ड बनाने जाओ तो आपका जीना नाक में दम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर किसी भी एजेंसी ने यह पता करने की कोशिश नहीं की भाई कि जरा इसका पिछला रिकॉर्ड भी तो पता कर लिया जाए। अब पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू हो गई। आईजी अनुराग सिंह कहते हैं कि इस मामले की जो जानकारी है वो हमें मीडिया के जरिए पता चली है, लिहाजा अब जांच की जा रही है। इस संबंध में रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। अब मीडिया रिकॉर्ड दे रहा है और पुलिस उस आधार पर जांच कर रही है, ये भी समझ लीजिए। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है, गेटिंग पीसेस टुगेदर, तो अभी जांच में चल रही है। अल्फला कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन-कौन पढ़े हैं? जो अल्फला कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है, यहाँ महू में भी एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। तो महू में क्या है कनेक्शन? सॉरी, महू से क्या कनेक्शन है? महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। सर, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मकान बताया जा रहा है, यहाँ पर तकरीबन 25 साल। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी हमको भी आपके ही माध्यम से पता चल रहा है। सो दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमको भी आप ही के माध्यम से पता चल रहा है और जैसे ही हमको कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्लियर होंगी, वो हम ज़रूर उसको सामने। जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है और चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली भी है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे। तो पुलिस को पता नहीं है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, अल फलाह कॉलेज नहीं है, अल फलाह यूनिवर्सिटी है। यूजीसी से इसकी मान्यता है। आपको जानकारी नहीं है तो हम ये बता देते हैं। जवाद अहमद का परिवार करीब 25 साल पहले महू के काश्त मोहल्ले में रहता था। उसके 2 भाई भी यहीं पर पढ़े लिखे थे। पिता मोहम्मद हमाद सिद्दीकी महू के शहर काजी रह चुके हैं। उनका सौतेला भाई फार्म हत्या के मामले में जेल जा चुका है। जवाद अहमद के 4 मंजिला मकान में 25 से ज्यादा खिड़कियां हैं। एक बड़ा तलघर भी मौजूद है। 90 के दशक में इस मकान को स्थानीय लोग मौलाना की बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। और ये तमाम सारी बातों के बीच में ये भी बता देता हूं, जिसका जिक्र ये पुलिस अधिकारी कर रही थी, बूटिया जी कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेज नहीं है, बाकायदा ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद हैं। और कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बता दें कि और भी बहुत सारे खुलासे हैं जो जांच एजेंसियां कर रही हैं।
लेकिन दुख की बात यही है कि इंदौर के महू से निकलकर एक व्यक्ति फरीदाबाद में गबन किए हुए पैसों से एक अपनी खुद की रियासत बना लेता है और जांच एजेंसियां वहां पर उसकी फाइलों को चंद नोटों के जरिए दबा देती हैं, क्योंकि अगर इस पर सही इन्वेस्टिगेशन होता तो जवाब फरीदाबाद पहुंच नहीं पाता, उसकी बाकी की सारी जिंदगी अस्पतालों में कटती, जेल में कटती, माफ कीजिए जेल में कटती, और वो यहाँ पर शायद इस तरह की तस्वीरें दिखाई नहीं देती। लेकिन ये एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनका काम है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा। लगातार इस मामले पर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी